अब जरा सोचिए, एक ऐसा तथ्य जो किसी का भी दिमाग चकरा सकता है। एक ऐसा गेंदबाज जिसने विराट कोहली को पूरे 7 बार आउट किया हो। हाँ, 7 बार आउट करना कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल। और जिसने रोहित शर्मा को 4 बार पवेलियन का रास्ता दिखाया हो, जिसका टी20 क्रिकेट के पावर प्ले में विकेट लेने का रिकॉर्ड इतिहास में दूसरे नंबर पर आता हो। एग्जैक्टली। मतलब दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों के खिलाफ ऐसा रिकॉर्ड है ना। तो साधारण तर्क तो यही कहता है कि यार ऐसे खिलाड़ी के लिए नीलामी में करोड़ों की बोली लगनी चाहिए। लेकिन 2023 की नीलामी का कड़वा सच ये था कि इस गेंदबाज को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। सच में एक भी फ्रेंचाइजी उस पे दांव लगाने को तैयार नहीं थी। और हम बात कर रहे हैं संदीप शर्मा की। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास टेबल पर जेरॉड किम्बर की विस्तृत डेटा रिपोर्ट्स हैं, कुछ पुराने साक्षात्कारों के अंश और कई मैचों के तकनीकी विश्लेषण भी हैं। राइट। और आज हमारा मकसद सिर्फ क्रिकेट के आंकड़े पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण का उद्देश्य संदीप शर्मा की उस यात्रा को करीब से समझना है कि कैसे एक युवा स्विंग गेंदबाज भयानक शारीरिक चोटों से गुजरता है और फिर खुद को मतलब पूरी तरह से डेथ ओवर्स के विशेषज्ञ के रूप में ढाल लेता है। देखिए, इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत गहरी बहस छिपी है। जब डेटा और असल क्षमता का टकराव हमारी उन पारंपरिक धारणाओं और दिखावे से होता है तो अक्सर डेटा हार जाता है। ये बहुत ही दिलचस्प बात कही आपने। हाँ, और संदीप शर्मा का करियर इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। मैं 2012 के अंडर 19 विश्व कप से शुरुआत करना चाहूंगी। भारत ने वो टूर्नामेंट जीता था और संदीप ने कुल 12 विकेट लिए थे। अरे वाह, 12 विकेट। बिल्कुल। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके 4 विकेट थे, जिसमें कैमरन बैंक्रॉफ्ट का अहम विकेट भी शामिल था। इसके बाद 2013 में जब उनका आईपीएल डेब्यू हुआ तो पहले ही मैच में उन्होंने 21 रन देकर 3 विकेट चटकाए। मतलब ये तो एकदम क्लासिक सफलता की कहानी लग रही थी। उस समय उनकी गेंद हवा में जिस तरह से लहराती थी, उसका सच में कोई जवाब नहीं था। सही बात है। एडम गिलक्रिस्ट जैसे दिग्गजों ने भी उनकी प्राकृतिक स्विंग की बहुत तारीफ की थी। हाँ, मैंने इन रिपोर्ट्स में संदीप का एक पुराना बयान भी पढ़ा, जहां उन्होंने क्रिस गेल के खिलाफ अपनी रणनीति का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि गेल को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि गेंद उनकी दाईं आंख से बाईं आंख की तरफ घूमे। एग्जैक्टली। लेकिन ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है। तकनीक के नजरिए से देखें तो ये काम कैसे करता है? मतलब एक बल्लेबाज के तौर पर ये इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? इसके पीछे सीधा सा भौतिक विज्ञान है। जब गेंद दाईं से बाईं आंख की तरफ आती है, यानी एक बाएं हाथ के बल्लेबाज के शरीर के अंदर की तरफ, तो उसे हम इन स्विंग कहते हैं। ओके, इन स्विंग। हाँ, और तेज गति से आती हुई गेंद जब हवा में अपनी दिशा बदलती है तो बल्लेबाज का दिमाग गेंद की जो ट्रेजेक्ट्री पढ़ता है, असल में गेंद उस रास्ते पर होती ही नहीं है। अच्छा, तो वो चकमा खा जाते हैं? बिल्कुल, वो आखिरी पलों में अंदर घुसती है। इससे बल्लेबाज के पास शॉट खेलने के लिए जगह ही नहीं बचती और गेंद सीधे स्टंप्स या पैड पर लग जाती है। ये तो बहुत ही खतरनाक हथियार है। हाँ, और संदीप की कलाई की स्थिति उस समय इतनी सटीक थी कि मैं बता नहीं सकती। वो इस प्राकृतिक स्विंग पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते थे। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर शुरुआती सफलता एक दोधारी तलवार की तरह होती है, क्योंकि जब आप एक ही ट्रिक पर निर्भर होते हैं तो विरोधी आपको पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। हाँ, क्योंकि अगर ये तकनीक इतनी ही अचूक थी कि गेल जैसे बल्लेबाज भी परेशान थे, तो वीरेंद्र सहवाग ने 2014 में संदीप को वो अजीब सी चेतावनी क्यों दी थी? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। रिपोर्ट बताती है कि जब संदीप 18 विकेट लेकर शानदार फॉर्म में थे, तब सहवाग ने उनसे कहा था कि अगले साल तुम्हें बहुत मार पड़ेगी, यॉर्कर सीख कर आओ। मतलब जब एक हथियार इतनी अच्छी तरह काम कर रहा है, हाँ, तो सहवाग ऐसा क्यों कहेंगे? देखिए, क्योंकि सहवाग उस स्तर पर खेल चुके थे जहां वीडियो विश्लेषण बहुत बारीकी से होता है। एक अकेली स्विंग के सहारे लंबे समय तक टिके रहना नामुमकिन है। राइट, बल्लेबाज स्विंग के आदी हो जाते होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जब विरोधी टीमों को पता चल जाता है कि गेंदबाज सिर्फ एक ही तरह की गेंद डालता है, तो वे शुरुआत के ओवरों में उस स्विंग को बहुत संभल कर छेड़ लेते हैं। और संदीप की गति भी तो कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं थी ना? एग्जैक्टली। उनकी गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी। तो एक बार गेंद की स्विंग खत्म होने के बाद उनकी गेंदों पर रन बनाना बहुत आसान हो जाता। सहवाग इस बात को बहुत अच्छी तरह भांप गए थे। ये बात समझ में आती है, और सबसे अच्छी बात ये रही कि संदीप ने ये सलाह मानी भी। उन्होंने यॉर्कर सीखी,
फिर अगले साल सहवाग के ही कहने पर वाइड यॉर्कर भी सीखी। हाँ, ये खुद को लगातार अपग्रेड करने की निशानी थी। लेकिन इसके बाद की जो घटना है वो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देती है। 2014 में स्ट्रेस फ्रैक्चर और फिर 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 T20 मैच खेलने के बाद उनके कंधे की एक बहुत ही गंभीर सर्जरी हुई। और वो कोई मामूली सर्जरी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। मेडिकल रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए लिखा गया है कि उस सर्जरी के बाद उनके कंधे की मांसपेशी लगभग 5 से 6 इंच छोटी हो गई थी। 5 से 6 इंच, ये बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, और इसका सीधा मतलब ये था कि वो अपना हाथ कान के पास तक नहीं ला पाते थे। तो तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो एक स्विंग गेंदबाज के लिए ये कितना बड़ा झटका है। ये तो मानो करियर खत्म होने जैसा है। मैं इसे इस तरह समझाती हूँ, प्राकृतिक इन स्विंग के लिए गेंदबाज का हाथ बिल्कुल सीधा कान के पास से आना चाहिए। इसे क्रिकेट की भाषा में हाई रिलीज पॉइंट कहते हैं। ओके। ये हाथ को एक पेंडुलम की तरह काम करने देता है, जिससे गेंद की सिलाई यानी जो सीम होती है वो बिल्कुल सीधी रहती है। और सिलाई सीधी रहने से ही स्विंग मिलती है। बिल्कुल, जब सिलाई सीधी रहती है तभी गेंद हवा को चीरते हुए सही तरीके से स्विंग करती है। लेकिन मांसपेशी छोटी होने के कारण संदीप का हाथ अब नीचे से यानी थोड़ा साइड से आने लगा था। तो हाथ का एंगल गिर गया। हाँ, और इस गिरे हुए एंगल की वजह से उनकी कलाई बाहर की तरफ गिरने लगी। अब वो गेंद की सिलाई को सीधा रख ही नहीं सकते थे। मतलब उनकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। भौतिक विज्ञान के नियम ही यही कहते हैं कि बिना सीधी सिलाई के स्विंग असंभव है। यार, ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी महान चित्रकार के हाथ से उसका सबसे पसंदीदा ब्रश छीन लिया जाए और फिर उससे कहा जाए कि अब तुम अपनी उंगलियों से मास्टरपीस बनाकर दिखाओ। क्या बात है, ये एक बहुत ही सटीक तुलना है और संदीप ने ठीक यही किया। 2018 आते आते उन्होंने नकल बॉल फेंकना शुरू कर दिया और ये कोई साधारण धीमी गेंद नहीं थी। रुको, इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि अगर कंधे में चोट है, हाथ नीचे से आ रहा है और गति पहले ही कम है, तो ऐसे में एक नकल बॉल प्रभावी कैसे हो सकती है? यहीं पर संदीप की बुद्धिमानी सामने आती है। क्या बल्लेबाज उसे आसानी से पढ़कर बाउंड्री के पार नहीं भेज देगा? देखिए, जो नकल बॉल होती है उसे उंगलियों के पोरों से मतलब नकल से पकड़कर फेंका जाता है। इसका मुख्य काम गेंद की सिलाई के घूमने को पूरी तरह से रोक देना होता है। अच्छा, तो गेंद हवा में घूमती नहीं है। एग्जैक्टली। जब गेंद हवा में बिना घूमे आगे बढ़ती है तो वो हवा के दबाव के कारण बहुत ही अनिश्चित तरीके से डगमगाती है। लेकिन उनका हाथ तो साइड से आ रहा था ना? हाँ, और वही उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। इस गिरे हुए एंगल की वजह से उनकी नकल बॉल टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलने लगी। अरे वाह, बिल्कुल एक लेग कटर की तरह। बिल्कुल, गेंदबाज का एक्शन तेज गेंदबाजी का होता था, लेकिन गेंद टप्पा खाकर धीमी हो जाती और एक स्पिनर की तरह बाहर निकल जाती। ये तो बहुत ही चालाकी भरा बदलाव था। और आपको पता है, रोहित शर्मा को उन्होंने इसी गेंद पर बोल्ड किया था। सच में? हाँ, इसके अलावा उन्होंने जॉनी बेयरस्टो की सलाह पर एक स्ट्रेट बॉल भी विकसित की। स्ट्रेट बॉल वो क्या काम करती थी? जब बल्लेबाज लेग कटर या स्विंग की उम्मीद कर रहा होता तो ये गेंद अपनी लाइन से बिल्कुल नहीं भटकती और सीधे स्टंप से जा टकराती। मतलब उन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरी को ही एक पूरी तरह से नई और खतरनाक तकनीक में बदल दिया। अगर हम जेरूट किम्बर के डेटा की तरफ देखें तो इसके नतीजे सच में हैरान करने वाले हैं। बिल्कुल, उनका डेटा निरंतरता की एक बहुत ही दुर्लभ तस्वीर पेश करता है। हाँ, 2014 से लेकर 2020 तक लगातार 7 सीजन में कम से कम 12 विकेट। इकोनॉमी रेट और स्ट्राइक रेट के मामले में जहीर खान और भुवनेश्वर कुमार जैसे भारत के सर्वश्रेष्ठ T20 गेंदबाजों की लीग में उनका नाम आता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और 2017 के एक मैच में तो उन्होंने क्रिस गेल, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स तीनों को आउट किया था। जेरट किम्बर का विश्लेषण यही साबित करता है कि संदीप शर्मा भारत के सबसे प्रभावी T20 गेंदबाजों में से एक रहे हैं। तो फिर यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। कैसा विरोधाभास? अगर डेटा इतनी जोर से चीख कर कह रहा है कि ये खिलाड़ी एक मैच विनर है, अगर गणित और आंकड़े सब उसके पक्ष में हैं, तो 2023 की नीलामी में करोड़ों की रणनीतियां बनाने वाली फ्रेंचाइजियों ने अपनी आंखें क्यों मूंद ली थी? ये एक बहुत ही कड़वा सवाल है। मतलब जो टीमें डेटा एनालिटिक्स पर इतना पैसा खर्च करती हैं, उन्होंने संदीप को पूरी तरह से नजरअंदाज कैसे कर दिया? इस सवाल का जवाब खेल के उस कड़वे सच में छिपा है जिसे हम सौंदर्य शास्त्र बनाम प्रदर्शन या कह लें एस्थेटिक्स वर्सेस परफॉर्मेंस कहते हैं। एस्थेटिक्स वर्सेस परफॉर्मेंस, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, डेटा एनालिटिक्स के इस आधुनिक दौर में भी इंसानी दिमाग उस चीज की तरफ जल्दी आकर्षित होता है जो देखने में आकर्षक लगती है। अच्छा,
संदीप शर्मा की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी। उनका कद भी बहुत लंबा नहीं था और उनका गेंदबाजी एक्शन किसी खूंखार तेज गेंदबाज जैसा आक्रामक नहीं दिखता था। हाँ, वो बहुत शांत स्वभाव के दिखते हैं। अब उनकी तुलना प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाजों से कीजिए। ओके, प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध लंबे हैं, 140 से ऊपर की गति से गेंद डालते हैं और पिच पर गेंद को बहुत जोर से पटकते हैं। देखने में वो एक परफेक्ट तेज गेंदबाज लगते हैं। राइट, एकदम पारंपरिक तेज गेंदबाज वाली छवि। इसीलिए नीलामी में उन पर भारी रकम बरसी। फ्रेंचाइजीज अक्सर एक प्रभावी लेकिन साधारण दिखने वाले गेंदबाज की बजाय एक कमजोर लेकिन आकर्षक दिखने वाले गेंदबाज की क्षमता पर पैसा लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये तो बहुत ही अजीब स्थिति है। मतलब संदीप शर्मा को जगह तभी मिली जब प्रसिद्ध कृष्णा चोटिल हुए और राजस्थान रॉयल्स को एक रिप्लेसमेंट की सख्त जरूरत थी। बिल्कुल, उनकी काबिलियत को तब पहचाना गया जब कोई और विकल्प नहीं बचा था। हालांकि ये सच है कि 2021 और 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ उनके सीजन थोड़े साधारण रहे थे, लेकिन उस समय पूरी टीम का ढांचा ही लड़खड़ाया हुआ था। हाँ, आप सिर्फ 2 सीजन के आधार पर किसी को जज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, सिर्फ 2 साधारण सीजन के आधार पर 7 साल के बेजोड़ डेटा को कूड़ेदान में डाल देना ये साबित करता है कि ये पूरा सिस्टम किस तरह से काम करता है। सही बात है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए 2025 सीजन में उनका जो नया अवतार सामने आया वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। वो तो एक अलग ही लेवल का प्रदर्शन था। सोचिए, जो गेंदबाज पूरी जिंदगी पावर प्ले में 3 ओवर डालता आया हो, उसे अचानक 10 ओवर के बाद गेंदबाजी करने की मतलब डेथ ओवर्स की जिम्मेदारी दे दी गई। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वो रोमांचक मैच था। मैं बताना चाहूंगी कि वो मैच दबाव झेलने की एक बेहतरीन केस स्टडी है। हाँ, मुझे याद है। क्रीज पर महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा थे और आखिरी 6 गेंदों में 21 रन की दरकार थे। संदीप ने शुरुआत 2 वाइड गेंदों से की थी और फिर अगली 2 गेंदों पर धोनी ने 2 शानदार छक्के जड़ दिए। उस स्थिति में तो किसी भी गेंदबाज का दिमाग काम करना बंद कर दे। बिल्कुल यार, स्टेडियम का शोर, सामने दुनिया का सबसे बेहतरीन फिनिशर और आपके अपने आंकड़े लगातार बिगड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद संदीप दबाव में बिखरे नहीं। यही तो सबसे खास बात है। आखिरी 3 गेंदों पर संदीप ने सिर्फ 3 सिंगल रन दिए और अपनी टीम को मैच जिता दिया। और मैच के बाद के साक्षात्कार में उन्होंने एक बहुत बड़ा राज खोला। उन्होंने बताया कि इसके पीछे खुद MS धोनी की दी हुई एक पुरानी सलाह काम कर रही थी। धोनी की सलाह क्या थी वो? धोनी ने उनसे कहा था कि वर्तमान में रहो, नतीजे और भविष्य के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपनी रिलीज पॉइंट और अपनी प्रक्रिया पे ध्यान दो। वर्तमान में रहो, ये सुनने में तो किसी बड़े दार्शनिक विचार जैसा लगता है, लेकिन जमीन पर एक गेंदबाज के लिए इसका तकनीकी मतलब क्या होता है? देखिए, खेल मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव ओवरलोड को कम करना कहते हैं। कॉग्निटिव ओवरलोड, थोड़ा आसान भाषा में बताइए। मतलब जब एक गेंदबाज छक्का खाता है तो उसका दिमाग तुरंत भविष्य की गणना करने लगता है कि अगर अगली गेंद भी बाउंड्री के पार गई तो टीम हार जाएगी, फिर मेरी बहुत आलोचना होगी। राइट, दिमाग में 100 बातें एक साथ चलने लगती हैं। और ये सोच गेंदबाज का ध्यान उस चीज से पूरी तरह हटा देती है जो असल में उसके नियंत्रण में है। यानी गेंद का रिलीज पॉइंट बल्लियों की उस स्थिति पर केंद्रित करना चाहिए जहां से गेंद छूटने वाली है। और संदीप ने उन आखिरी 3 गेंदों का ठीक यही किया। हाँ, उन्होंने सिर्फ उस 1 इंच के हिस्से पर ध्यान दिया जहां उन्हें अपनी यॉर्कर गिरानी थी। नतीजा खुद ब खुद उनके पक्ष में आ गया। ये मानसिक स्पष्टता ही उन्हें एक साधारण खिलाड़ी से अलग करती है। और सिर्फ मानसिक मजबूती ही नहीं, इन रिपोर्ट्स में 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक मैच का जिक्र भी है। ओह, वो मैच, वो तो उनकी योद्धा जैसी भावना को दिखाता है। बिल्कुल, शुभमन गिल ने सामने की तरफ एक बहुत ही तेज शॉट खेला था और संदीप ने अपनी गेंदबाजी पर उस शॉट को रोकने की कोशिश की। गेंद सीधा उनकी उंगली पर लगी और उंगली फ्रैक्चर हो गई। दर्द का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हड्डी को सीधा नुकसान पहुंचा था। आमतौर पर ऐसा होने पर कोई भी खिलाड़ी तुरंत मैदान छोड़कर बाहर चला जाता है ना? हाँ, जाहिर सी बात है। लेकिन संदीप ने मैदान नहीं छोड़ा। उस टूटी हुई उंगली के साथ उन्होंने 8 गेंदें और डाली, अपना स्पेल पूरा किया और उसके बाद ही वो मैदान से बाहर गए। हालांकि इसके बाद वे टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए थे। ये घटना साबित करती है कि संदीप की असली ताकत उनका शरीर नहीं बल्कि उनका दिमाग था। उनका वो जज्बा था जो कभी हार नहीं मानता। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण, इन सभी स्रोतों और डेटा को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ स्विंग गेंदबाजी या इकोनॉमी रेट के आंकड़ों की नहीं है। ये कहानी इस बात की है कि जब एक इंसान का सबसे बड़ा कौशल छिन जाता है, जब सिस्टम उसे ये बता देता है कि अब वो किसी काम का नहीं रहा,
तो वो कैसे शून्य से शुरुआत करता है। एग्जैक्टली अपनी कमजोरियों के इर्द गिर्द एक पूरी नई तकनीक खड़ी करना और फिर उसी सिस्टम को गलत साबित करना, ये सच में एक असाधारण बात है। मैं तो कहूंगी कि इस पूरी चर्चा से सबसे अहम सबक यही मिलता है कि सफलता का कोई एक तय पैमाना या सांचा नहीं होता। सही बात है। तेज गति और आक्रामकता ही सब कुछ नहीं है। गहरी सोच, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता और दबाव में अपनी प्रक्रिया पर टिके रहने का अनुशासन, ये वो चीजें हैं जो एक औसत गति वाले गेंदबाज को भी बहुत खतरनाक बना देती हैं। डेटा और आंकड़े अक्सर वो कहानी नहीं बता पाते जो एक खिलाड़ी की इच्छा शक्ति बयां करती है। और ये एक ऐसा बिंदु है जो हमें खेल के मैदान से बाहर निकलकर भी सोचने पर मजबूर करता है। वो कैसे? देखिए, आज के इस दौर में जहां हर चीज को मापने के लिए डेटा मौजूद है, जहां हर फैसले के पीछे कोई ना कोई एल्गोरिथम काम कर रहा है, फिर भी हम आज भी उसी दिखावे को ही असली क्षमता मान लेते हैं। हाँ, ये तो समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जो चीज पारंपरिक सांचे में फिट नहीं बैठती, उसे अक्सर हम कमजोर या अनुपयोगी मानकर खारिज कर देते हैं। राइट। तो आज के इस गहन चर्चा को खत्म करते हुए मैं सभी श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। ये सोचने वाली बात है कि हमारे समाज के हर कोने में, हमारे दफ्तर में या हमारे आसपास ऐसे कितने ही संदीप शर्मा मौजूद होंगे जो शायद दिखने में या बात करने में उस आदर्श छवि जैसे ना हो। बिल्कुल, जो उस सांचे में फिट नहीं बैठते जो हमने अपने दिमाग में बना रखा है, लेकिन उनके काम का असर, उनके नतीजे और उनकी असली काबिलियत किसी भी स्टार से कहीं ज्यादा हो सकती है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सुंदरता और आक्रामकता के शोर शराबे में हम लगातार उन खामोश लेकिन प्रभावी प्रतिभाओं को अनदेखा कर रहे हैं जो असल में बाजी पलटने की ताकत रखती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए।